हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जो कि है चैप्टर नंबर 17, रफ़ी अहमद किदवई। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस चैप्टर का, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करिए और आपको पीडीएफ प्रोवाइड होगा। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर क्या है? रफ़ी अहमद किदवई का शुमार हिंदुस्तान के मशहूर रहनुमाओं में होता है। वो मादरे वतन के एक सच्चे, बेलोश और बहादुर सपूत थे। 18 फरवरी 1894 को बेमुकाम मसूली, ज़िला बाराबंकी, खां साहब शेख इम्तियाज़ अली के घर पैदा हुए। इब्तदाई तालीम रिवाज के मुताबिक घर पर हुई, फिर गांव के प्राइमरी स्कूल में दाखिल हुए। बाराबंकी से हाई स्कूल का इम्तिहान पास किया और आला तालीम के लिए अलीगढ़ गए। अलीगढ़ में ज़ेरे तालीम थे कि तहरीके तर्के मवालात में हिस्सा लेने के बाइस 1 साल के लिए जेल भेज दिए गए। यहाँ से उनकी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ होता है। याद क्या क्या रखना है? याद रखना आपको पैदा कब हुए? 18 फरवरी 1894 में। कहाँ पैदा हुए? मसूली एक जगह है बाराबंकी ज़िले में। ठीक है। इनके अब फादर का नाम क्या था? खां साहब शेख इम्तियाज़ अली। ये चीज़ें याद रखनी है। इसके अलावा इनकी जो इब्तदाई तालीम हुई, बेसिक तालीम कहाँ हुई? घर पर हुई। फिर ये प्राइमरी स्कूल में पढ़े और गांव से ही इन्होंने हाई स्कूल किया। अपने गांव से, अपने ज़िले से ही हाई स्कूल किया और फर्दर स्टडीज़ के लिए 11th से कहाँ चले गए? 11th या 12th से ये कहाँ चले गए? अलीगढ़ चले गए। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अलीगढ़ में जाके ये कुछ हिस्सों में कुछ मूवमेंट्स वगैरह चल रहे थे, वहाँ पे हिस्सा लिए और उनकी वजह से इनको जेल में डाल दिया गया। यहीं से इनके सियासी ज़िंदगी का आगाज़ होता है, यहीं से इनको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट आया। चलिए आगे देखते। उन्होंने पंडित मोतीलाल नेहरू की रहनुमाई और जवाहरलाल नेहरू की रफ़ाकत में सियासी तरबियत पाई और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ सियासी तहरीकों में हिस्सा लिया। यूपी के मकामी सियासत के सरगर्म कारकुन रहे। 1942 की भारत हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक में पेश रहे। रफ़ी साहब मुल्क व कौम के खातिर 5 मरतबा जेल गए। यहाँ से क्या याद रखना आपने? यहाँ से याद रखिएगा कि ये किसकी रहनुमाई में ज़्यादा फले फूले। सियासी कैरियर इनका जो था मोतीलाल और जवाहरलाल नेहरू की रहनुमाई में और बेहतर हुआ। दोनों का नाम याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू के पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था। ठीक है। और दूसरी चीज़ याद रखनी है कि हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक, आंदोलन को तहरीक कहते हैं उर्दू में। हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक किस सन में शुरू हुआ था? 1942 में शुरू हुआ था। ठीक है। रफ़ी अहमद साहब कितनी बार जेल जा चुके थे? 5 मरतबा जेल जा चुके थे। ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है। आगे बढ़ेंगे अब हम। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो रफ़ी साहब पहले वज़ीर मवासिलात और उसके बाद वज़ीर ग़िज़ा बनाए गए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पहले, भारत के पहले वज़ीर मवासिलात कौन थे? वज़ीर मवासिलात कौन होता है? मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, जो ये नेटवर्किंग या फिर गाड़ी वगैरह से रिलेटेड जो काम है वो देखता है। ये तो पहले वज़ीर मवासिलात कौन थे? रफ़ी अहमद किदवई थे। इसके अलावा इन्हें बाद में वज़ीर ग़िज़ा बनाया गया। ग़िज़ा क्या है? मिनिस्टर ऑफ फूड। तो मिनिस्टर ऑफ फूड भी बन चुके हैं, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन भी बन चुके हैं। आगे देखिए। उनकी शख्सियत बड़े जानदार थी। वो अक्सर ख़तरात में घिरे, उन्हें मायूसियों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी शिकस्त कबूल नहीं की और उनकी अज़म व इस्तक़ाल में कोई फ़र्क आया। ठीक है। यहाँ पे कुछ याद रखने वाला नहीं है। यहाँ तक आगे बढ़ेंगे। ये वाला लाइन याद रखिएगा कि वो वज़ीर मवासिलात और वज़ीर ग़िज़ा बनाए जा चुके हैं।
वजीर मवासिलात की हैसियत से रफ़ी साहब ने रात की हवाई डाक का सिलसिला शुरू किया। जब ये मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन थे, ट्रांसपोर्टेशन थे, तो इन्होंने रात में हवाई डाक का सिलसिला शुरू किया कि जितने भी डाकें होंगी रात में हवाई जहाज़ से पहुंचाई जाएंगी। उस वक्त ये एक मुश्किल काम था। इसी तरह इन्होंने डाकियों को इतवार के दिन छुट्टी दिलवाई। ये कोई मामूली काम न था। आपको इस लाइन से दो चीज़ें याद रखनी है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि रात में हवाई डाक का सिलसिला किसने शुरू किया? रफ़ी अहमद किदवई साहब जी ने। अगर आपसे पूछ ले कि इतवार के दिन डाकियों को छुट्टी किसने दिलवाई थी, किस महान इंसान ने दिलवाई थी, तो वो कौन थे? रफ़ी अहमद किदवई थे। आगे बढ़ेंगे, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट, डाक का काम 24 घंटे जारी रहता है। एक दिन की छुट्टी भी इसका इंतज़ाम दरहम बरहम हो सकता है, लेकिन रफ़ी साहब ने ऐसा इंतज़ाम किया कि डाकियों को इतवार के दिन छुट्टी मिलने के बावजूद डाक का इंतज़ाम मामूल के मुताबिक चलता रहा। हुकूमत हिंद में वज़ीर ग़ज़ा बन जाने के बाद रफ़ी साहब ने रासनीन का ख़ात्मा किया। ठीक है, जब ये ग़ज़ा बन गए, मिनिस्टर ऑफ ग़ज़ा, मिनिस्टर ऑफ फूड बन गए, तो इन्होंने रासनीन का सिस्टम ख़त्म किया। रासनीन क्या होता है बता दो पहले, अनाजों को इकट्ठा करना। ठीक है, आप अनाज को भरते जाओ, गोदाम में भरते जाओ, आपके पास काम भर का अनाज है लेकिन फिर भी खरीद के उसको भरते जा रहे हो, और जब मार्केट में अनाज खत्म हो जाएगा तो उसको ब्लैक में बेचोगे। ठीक है, मतलब रासनीन किस लिए होता था? अनाजों को कलेक्ट करते थे कि बाद में हम इसको ब्लैक में बेचेंगे, महंगा करके बेचेंगे। तो ये वाला सिस्टम इन्होंने खत्म किया। यहाँ से आपको याद रखना है, क्वेश्चन अगर पूछ ले रासनीन का सिस्टम किसने खत्म किया? रफ़ी अहमद किदवई ने किया। ठीक है, बहुत से माहिरीन ने कहा था कि अगर रासनीन हट गया तो फिर मुल्क तबाही की कगार पर चला जाएगा। किदवई साहब जानते थे कि मुल्क में गल्ला काफ़ी था और कुछ बड़े लोग उसे भर भर के रखे हुए हैं। मुल्क में अनाज की कमी नहीं थी, बस ये दिक्कत थी कि सबने उसको भर भर के रखा हुआ, बड़े बड़े व्यापारियों ने। इसलिए किदवई साहब ने एक मुहिम चलाई जिसको कहते हैं ज़्यादा अनाज उगाओ। ज़्यादा अनाज उगाओ का नारा दिया और किसानों से कहा तुम ज़्यादा से ज़्यादा अनाज उगाओ। फिर अनाज में इजाफा हुआ और राशनीन का सिस्टम ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे दो चीज़ें याद रखनी है, राशनीन किसने ख़त्म किया, ज़्यादा अनाज उगाओ मुहिम किसने स्टार्ट की थी, वो रफ़ी अहमद किदवई साहब ने की थी। आगे मूव करेंगे अब इसके बाद कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस रफ़ी अहमद किदवई साहब की खासियतों को बताया गया। याद करने वाली चीज़ कुछ भी नहीं, मैं आपको ऊपर ऊपर से बता देती हूँ। रफ़ी अहमद साहब बहुत सादा रहते थे, बहुत ही सिंपल तरीके से रहते थे। वो शेरवानी पहनते थे, मोटे कपड़े के शेरवानी, कोई सूट बूट नहीं पहना, कभी भी कुछ बहुत शौक नहीं किया, बहुत बड़े बड़े घर वर नहीं बनवाए, ये सारी चीज़ें उनमें नहीं थी। वो सादा इंसान थे। आगे देखिएगा, यहाँ पर बताया गया है कि ये रफ़ी अहमद साहब बहुत ही मिलनसार थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा मिलते थे लोगों से, दुश्मनों से भी ऐसे मिलते थे कि लगता है दोस्त हैं वो सब। बहुत ही ज़्यादा मिलके रहते थे लोगों से और इतने सादा थे कि जब इनका इंतकाल हुआ, इनको मसूली लेके गया इनके गांव। बाकी लोग जो आते थे शिरकत करने इनकी मैयत में, वो कहते ये क्या, ये मिनिस्टर का घर है, इतना सादा घर था उनका। एक दफ़ा तो ऐसा हुआ कि इन्होंने अपने गाँव घर की ज़मींदारी दे दी, कहा कि अब ज़मींदारी नहीं चाहिए हमें। ठीक है, तो इनकी माँ कहती हैं कि ज़मींदारी तो तुमने दे दी रफ़ी, अब खाएंगे कैसे? तो ये कहते हैं कि माँ अल्लाह पाक ने हाथ पैर दिए हैं, मैं घास काटूंगा। ठीक है, वो ऐसे कहते हैं कि मैं घास काटूंगा, तुम उन्हें बोरी में भरना, उसके बाद हम बेच के खाएंगे। मतलब देखो, इतने बड़े मिनिस्टर होने के बाद उनकी बातें इतनी सादा थी। तो इन्हीं सारी चीज़ों की तारीफ की गई है। फिर लास्ट में आपको बताया जाता है कि रफ़ी अहमद साहब का 60 साल की उम्र में 1994 में इंतकाल हो गया। ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, 60 साल की उम्र में 1994 में इनका इंतकाल हो गया और इनको इनके गांव ले गया, वहीं दफनाया गया है। फिर आप इसको लिखा किसने, इस आर्टिकल को? अब्दुल माजिद दरियाबादी ने। अब्दुल माजिद दरियाबादी ने लिखा है, ये चीज़ याद रखिएगा। थोड़ा सा वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। बेलोस क्या होता है? बेगर्ज। ठीक है, वजीर मवासिलात मैंने बताया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, इत्तलात व नसरियात के जो होते हैं, इत्तलियात मतलब कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, अज़म का मतलब होता है
पुख्ता इरादा, ठीक है। सरतापा का क्या मतलब है, सिर से पांव तक, ठीक है। इसके बाद है इस्तकलाल, इसका मतलब है साबित कदमी। रफाकत का मतलब होता है दोस्ती। दरहम बरहम का मतलब होता है तितर बितर। ज़खीरा का मतलब होता है गोदाम, ठीक है। गोदाम को, ज़खीरे को गोदाम कहते हैं। गल्ला अनाज को कहते हैं। फिर क्या है, खुलूस का मतलब है तन्हाई। आगे देख लो थोड़ा सा, जितने भी वर्ड मीनिंग्स है सारे के सारे हार्ड वाले याद रखिएगा। वज़ादारी है रख रखाव। खुरपा घास खोदने का आला, खुरपा जिससे घास खोदी जाती है। खलक अल्लाह के बंदे, ठीक है। मन हमक क्या होता है, पूरी तवज्जो के साथ। ज़ेरे तालीम, तालीम हासिल करने वाला। मुतल्लिक, बिल्कुल। फिर आपका है शयाने शान, मर्तबे के लिहाज से सपूत, नेक बेटा, ठीक है। ये था आपका पूरा चैप्टर। अगर आपको कोई भी डाउट होता है डू आस्क इन कमेंट सेक्शन। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू एवरीवन।